बच्चों, इस वीडियो में हम चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के एग्जाम्पल नंबर 11 और 12 सॉल्व करेंगे। दोनों ही एग्जाम्पल्स बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर बेस्ड हैं, तो पहले हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए जिससे कि ये क्वेश्चंस हमको इजीली समझ में आ जाए। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। ज़्यादा डिटेल में तो नहीं, पर इतना समझ लेंगे कि ये क्वेश्चंस हमको अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। तो देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बच्चों, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसमें ये फ्लक्स वर्ड का मीनिंग होता है फ्लो। ठीक है। अब ये जो फ्लो है ये किसी भी क्वांटिटी का हो सकता है। मतलब हम जैसे बात करें कि वाटर का भी फ्लो हम यहाँ ले सकते हैं रिवर में, या फिर जैसे लाइट का फ्लो, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो भी हो सकता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड का फ्लो भी हो सकता है। तो ऐसे किसी के भी फ्लो को हम फ्लक्स बोलते हैं अगर उसके रास्ते में कोई एक सरफेस रख दी जाए। वो जो फ्लो हो रहा है, सपोज हमने इस तरीके से ये ड्रॉ कर लिया है, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो फ्लो को एक्सप्लेन करती हैं, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड का हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का हो, या फिर लाइट हो तो भी हम रे की फॉर्म में देखते हैं। तो ऐसे इमेजिनरी लाइन से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, इन फील्ड्स को या फिर फ्लो को। तो हमने यहाँ पर ऐसे ये कुछ लाइंस जो हैं इमेजिनरी लाइंस किसी फील्ड को रिप्रेजेंट करने वाली, वो हमने यहाँ पर मान ली हैं। अब अगर इनके फ्लो के बीच में ऐसे कोई एक ये सरफेस रख दी जाए, ठीक है, तो इस सरफेस से कुछ यहाँ पर लाइन पास हो रही हैं, तो ये जो नंबर ऑफ लाइंस इस सरफेस से पास हो रही हैं इसी को हम फ्लक्स बोलेंगे। अब यहाँ हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं, और ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं कि पैरेलल लाइंस है और इक्वल स्पेस पे हैं, ये इनका जो सेपरेशन है वो इक्वल है। तो ऐसे में हमने यहाँ पर कोई एक ये एरिया है, कोई सरफेस है, वो हमने यहाँ पर रख दिया, और इस तरीके से ये रिंग की फॉर्म में हम ले रहे हैं जिसको हम बोलते हैं ओपन सरफेस। तो इस ओपन सरफेस से ये नंबर ऑफ लाइंस जितनी पास हो रही हैं वही क्या होगा, फ्लक्स होगा। तो नंबर ऑफ लाइंस, और यहाँ पर हम कौन सी लाइन ले रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस, इसको ही हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स। यही है फ्लक्स, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, और इसका फॉर्मूला होता है E.S। यहाँ पर ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये है यहाँ पर एरिया, और ये भी हम वेक्टर क्वांटिटी में ले रहे हैं, तो मतलब हम इसकी डायरेक्शन भी देखेंगे, तो हमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए। तो जैसे हमने ये रिंग ली है, हम इसको इस तरह से ले लेते हैं कि ये ऐसे यहाँ पर ये रिंग है, और इधर से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इससे पास हो रही हैं। बहुत सारी फील्ड लाइंस जा रही हैं, कुछ इसमें से पास हो रही हैं। तो अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो सरफेस है, अगर हम इस साइड की सरफेस के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन लें तो ये वाली डायरेक्शन आएगी, ठीक है, और इस साइड की सरफेस के लिए हम एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखेंगे तो ये डायरेक्शन आएगी, मीन्स सरफेस के परपेंडिकुलर। इस सरफेस को ऐसे अगर इस तरीके से रोटेट कर देंगे तो अब ये डायरेक्शन हो जाएगी एरिया वेक्टर की इसके परपेंडिकुलर, और ऐसे रोटेट कर देंगे तो ये डायरेक्शन हो जाएगी, मीन्स सरफेस के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें गिवन है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, तो इस तरीके से हम इसको ऐसे लिख लेंगे E.S cos थीटा। अब यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि जो फ्लक्स है वो E पर डिपेंड कर रहा है, S पर डिपेंड कर रहा है, और थीटा पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज हो, मतलब नंबर ऑफ लाइंस जो इससे पास हो रही हैं अगर वो ज़्यादा हो जाए, वो इंक्रीज हो जाए, तो भी फ्लक्स इंक्रीज होगा। या फिर ये जो एरिया है इसको इंक्रीज कर दिया जाए तो भी नंबर ऑफ लाइंस अब इससे ज़्यादा पास होंगी, मीन्स तो भी फ्लक्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों फिक्स हों, उनमें कोई चेंज ना किया जाए, तो इस थीटा की वैल्यू में चेंज होने से भी फ्लक्स चेंज हो जाएगा। कैसे? जैसे अभी हमने देखा कि ये है सरफेस, और इस तरह से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो एंटर होती हैं इस साइड से, और इधर से एग्जिट होती हैं। अब
जिस टाइम ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और इसके जस्ट परपेंडिकुलर रखा हुआ है ये सरफेस, उस टाइम इससे सबसे ज़्यादा फील्ड लाइन पास होंगी। लेकिन अगर इसको ऐसे रोटेट करते जाएंगे तो नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस जो इसको क्रॉस कर रही हैं वो कम होती चली जाएंगी। आप देख सकते हैं कि अब ऐसे कम होती चली जाएंगी और जिस टाइम ये पूरा ऐसे 90 डिग्री ये रोटेट कर जाएगा तो अब इससे कोई फील्ड लाइन पास नहीं होगी, मीन्स अब फ्लक्स की वैल्यू ज़ीरो। तो इस कंडीशन में फ्लक्स मैक्सिमम, इस कंडीशन में फ्लक्स ज़ीरो, ये हो जाएगा। तो थीटा पर फ्लक्स इस तरीके से डिपेंड करता है। मीन्स अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है तो फाई की वैल्यू क्या आ जाती है, ई एस। और अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाती है, ज़ीरो। और अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाए, 180 डिग्री मतलब डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की ये है लेकिन हम फ्लक्स इस सरफेस के थ्रू देख रहे हैं, तो इधर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गई। मीन्स थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो गई है। तो इस कंडीशन में जो फ्लक्स है वो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस ई एस, क्योंकि कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1, इसलिए ये फ्लक्स आ जाएगा। तो अब बच्चों आपको फ्लक्स और एरिया वेक्टर ये दोनों समझ में आ गए होंगे। इतना समझ में आ गया होगा कि अब क्वेश्चन हम इजीली समझ सकते हैं। बच्चों ये फिगर गिवन है हमें क्वेश्चन में, इसको हमने ड्रॉ कर लिया है। फिगर में हमें ये गिवन है कि ओरिजिन से ए डिस्टेंस पर इस तरीके से एक क्यूब रखा हुआ है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पास हो रही हैं। मतलब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दी हुई है एक्स एक्सिस के अलोंग और वो इस क्यूब से पास हो रही हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग ही है, वाई और जेड एक्सिस में कोई फील्ड नहीं है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों ये वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब कांस्टेंट फील्ड नहीं है। जैसे जैसे ये एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज हो रही है। रिलेशन हमें गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ई एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स पावर 1/2। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि एक्स की वैल्यू चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो जाएगी। ए की वैल्यू में 0.1 मीटर गिवन है, मतलब साइड ऑफ क्यूब ये 0.1 मीटर है। अल्फ़ा ये जो यहाँ कांस्टेंट है उसकी भी हमें वैल्यू गिवन है 800 न्यूटन पर कूलम मीटर पावर 1/2। अब हमें यहाँ पर नेट फ्लक्स फाइंड करना है दोनों सरफेसेस के थ्रू। फ्लक्स बस इन्हीं सरफेसेस से पास होगा ना, और किसी सरफेस से तो पास होगा नहीं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही है। जैसे हम इससे समझ सकते हैं कि ये एक क्यूब रखा हुआ है और ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत सारी ऐसे पास हो रही हैं। तो इधर से ये एंटर होती हैं और यहाँ से ये एग्जिट होती हैं। तो सिर्फ इस सरफेस और इस सरफेस से ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी। अब हम देखें इस सरफेस के लिए तो यहाँ पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है। तो इस साइड से पॉजिटिव फ्लक्स होगा क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। इस सरफेस के लिए देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है लेकिन एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो इस साइड आएगी सरफेस के परपेंडिकुलर। तो एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, मतलब थीटा 180 डिग्री होगा और कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है तो इस साइड से नेगेटिव फ्लक्स जो है वो आएगा। तो इधर पॉजिटिव फ्लक्स इधर नेगेटिव फ्लक्स, इन दोनों को ऐड करके बच्चों हम नेट फ्लक्स फाइंड कर लेंगे। और हमें ये गिवन है कि ये जो क्यूब है वो यहाँ ओरिजिन से ए डिस्टेंस पर रखा हुआ है। जितनी क्यूब की साइड है ना उतनी ही डिस्टेंस पर ये रखा हुआ है। मीन्स ये जो पहली सरफेस है इसकी डिस्टेंस है ए और इस वाली सरफेस की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए इधर और ये वाली भी ए, तो 2a डिस्टेंस इस राइट साइड के लिए हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पर इसी तरीके से फ्लक्स फाइंड कर लेंगे लेफ्ट साइड और राइट साइड के लिए। स्केलर क्वांटिटी है ये फ्लक्स, तो डायरेक्ट ऐड करके हमारे पास नेट फ्लक्स जो है वो आ जाएगा। अब लेफ्ट साइड के लिए फ्लक्स देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है फ्लक्स का, ई एस, यहाँ डॉट प्रोडक्ट है तो हमने क्या किया इसको इस तरीके से लिख लिया, ई एस कॉस थीटा, और ये एल हमें बता रहा है कि हम लेफ़्ट साइड के लिए फाइंड कर रहे हैं फ्लक्स। अब यहाँ हम सारी वैल्यूज़ रख देते हैं। ई की वैल्यू अल्फ़ा एक्स पावर 1/2 वो रख दी हमने, और यहाँ एस क्या है, एरिया। एरिया हम किसी भी सरफेस का लेंगे तो ए स्क्वायर ही आएगा। इसी तरीके से इस वाली साइड का एरिया भी क्या आ गया, ए स्क्वायर। तो यहाँ एरिया ए स्क्वायर आ गया और थीटा की वैल्यू 180 डिग्री क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड है
और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस साइड है, तो थीटा कितना हुआ 180 डिग्री। तो हमने अब ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर रख ली हैं। तो अब हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि x की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या रखी है a, लेफ़्ट साइड के लिए, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है a। तो यहाँ x की वैल्यू a रखी हमने, तो a की पावर 1/2 और इधर a की पावर 2, तो ये टोटल कितना हो गया a की पावर 5/2। cos 180 की वैल्यू -1, तो ये माइनस यहाँ पर आ गया। इस तरीके से जो लेफ़्ट सरफेस के लिए फ्लक्स की वैल्यू आई -α a पावर 5/2 ये आ गई है। ये हमने यूनिट लिख ली है फ्लक्स की। अब हम ऐसे ही राइट साइड के लिए फ्लक्स फाइंड कर लेंगे। तो सेम फॉर्मूला है, सिर्फ क्या होगा x की वैल्यू चेंज होगी और थीटा की वैल्यू चेंज होगी। और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 2a हो जाएगी। 2a ये हमको समझ में आ ही गया कि कैसे 2a हो जाएगी। यहाँ से ये लेफ़्ट सरफेस तक की डिस्टेंस जो है वो a, और फिर यहाँ पर ये साइड जो है क्यूब की। तो इस तरीके से राइट के लिए टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई a + a 2a। तो ये हमने यहाँ पर 2a रख लिया, और ये एरिया है ही, s की वैल्यू a² और थीटा 0 डिग्री। राइट के लिए थीटा की वैल्यू 0 कैसे आई, यही डायरेक्शन एरिया वेक्टर की है और यही इलेक्ट्रिक फील्ड की है, दोनों सेम है, इसलिए थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब यहाँ पर हमने इसको देखा कि x को 2a रखा है, ये a² है, cos 0 की वैल्यू 1 है, तो इस तरीके से ये 2a की पावर 1/2 है, तो 2 की पावर 1/2 को हमने लिख लिया √2, और ये अल्फ़ा a की पावर 1/2 और a² ये फिर से a की पावर 5/2 ये आ गया। तो अब जो राइट साइड के लिए फ्लक्स आया है वो कितना आ गया √2 अल्फ़ा a पावर 5/2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इस तरीके से लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों के लिए हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू आ गई। यहाँ पर हमने ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो ऐड कर दी हैं। लेफ़्ट के लिए नेगेटिव है और राइट के लिए पॉजिटिव। तो हम पहले पॉजिटिव साइड को इधर लिख लेते हैं, और कॉमन आ जाएगा इसमें से अल्फ़ा a पावर 5/2। तो अल्फ़ा a पावर 5/2 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया √2 - 1। √2 की वैल्यू 1.414 -1, यहाँ पर इसमें हमने ये -1 कर दिया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 0.414। अब हम और वैल्यूज़ भी रख लेते हैं। अल्फ़ा हमें गिवन था 800, तो वो वैल्यू रख ली हमने। a की वैल्यू 0.1 है, तो वो रख ली, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, तो ये आ गई वैल्यू मल्टीप्लाई करके इसकी और इसकी वैल्यू। यहाँ 0.1 की पावर 5/2 को हम थोड़ा इजी बनाने के लिए, जैसे पहले ये अलग अलग लिखे हुए थे ऐसे ही लिख लेते हैं। मतलब एक वैल्यू हमने 0.1 को पावर 1/2 की फॉर्म में लिख ली है, दूसरा 0.1² a पावर 1/2 a² ऐसे ही लिखा हुआ था ना, तो फिर से ऐसे ही लिख लिया है इसको। अब क्या है, यहाँ पर हमको 0.1 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, यही तो मीनिंग है पावर 1/2 का, और ये इसका स्क्वायर हम इजीली कर सकते हैं। तो 0.1 का स्क्वायर 0.01 ये आ गया, और 0.1 को हमने इस तरीके से लिख लिया कि पॉइंट हटा के ऐसे अपॉन में 10 लिख लिया, तो 1/√10 आ गया। तो अब ये हम यहाँ पर 10 का स्क्वायर रूट ले लेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, और 10 का हमने स्क्वायर रूट ले लिया है। अगर स्क्वायर रूट में आपको कोई थोड़ा भी डाउट हो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसे हम ये निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट। तो अब हमने ये जो स्क्वायर रूट आया 10 का 3.16, उससे 3.312 को डिवाइड कर दिया, तो 1.048 ये वैल्यू आ गई। इसको हमने राउंड ऑफ करके 1.05 लिख लिया, तो नेट फ्लक्स हमारे पास आ गया 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब बी पार्ट देखते हैं बच्चों। बी पार्ट में हमें निकालना है चार्ज एनक्लोज्ड, ठीक है। ये जो है ये क्लोज्ड सरफेस है, जैसे रिंग जो है वो ओपन सरफेस होती है, तो ये क्यूब है, ये क्लोज सरफेस है। इसके अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है, उस चार्ज की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हमने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जो इसके अंदर चार्ज रखा हुआ है उसकी वजह से वो वेरी कर रही है। तो अब हमको इसके अंदर जो चार्ज है वो फाइंड करना है, तो हम यहाँ गॉस लॉ का फॉर्मूला लगा लेते हैं। फाई इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इससे हम ये क्यू की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई। फाई की वैल्यू ये हमने भी जस्ट फाइंड की ही है, तो इन दोनों की वैल्यूज़ को हम रख देते हैं और इनकी मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाता है
29 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। ये बच्चों ये पता ही है आपको कि ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 11। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 12, वो भी फ्लक्स पर बेस्ड है, तो हम साथ में ही उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं ये एग्जाम्पल नंबर 12। इस एग्जाम्पल में हमको ये गिवन है कि एक इस तरीके से सिलेंड्रिकल शेप है। ये सिलेंड्रिकल शेप जो है वो ऐसे रखी हुई है कि ये जो एक्सेस लिए हुए हैं वाई एक्सेस और जेड एक्सेस, तो इसका जो ओरिजिन है वो इसके जस्ट अंदर सेंटर पे लाई करता है, इस सिलेंडर के अंदर सेंटर पे। मतलब इसका हम इधर से देखें ये एक्सेस है, तो इस एक्सेस पर जो पॉइंट आएगा मिड में वही क्या है, ओरिजिन है। तो ये सिलेंडर इस तरीके से रखा हुआ है। तो अब यहाँ पर हम देखें कि ये x इज इक्वल टू 0 है, तो ये साइड जो है इधर x की वैल्यू पॉजिटिव होगी और इससे इस साइड जो x की वैल्यू है वो नेगेटिव होगी। यही हमें क्वेश्चन में गिवन है। ये दोनों इसकी फ्लैट सरफेसेस हैं, तो दोनों साइड इसमें सर्कल बने हुए हैं और ये वाला पोर्शन जो है इसका ये कर्व्ड सरफेस वाला पोर्शन है। हमें गिवन है कि ये सिलेंडर जो है इसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर और ये बिल्कुल जस्ट मिड में है यहाँ ओरिजिन, तो इसलिए ये इतनी डिस्टेंस कितनी है, +10 सेंटीमीटर, और इधर से ये जो डिस्टेंस है वो -10 सेंटीमीटर। ये जो सर्कुलर सरफेस है, इस सर्कुलर सरफेस के लिए हमें रेडियस की वैल्यू भी गिवन है क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर। अब बच्चों इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये जो सरफेस है इसको हम मान लेते हैं कि ये राइट सरफेस है, तो आर लिख लिया हमने। राइट साइड की सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक। लेफ्ट साइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। मतलब दोनों ही सरफेसेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, दोनों सरफेसेस के लिए इस तरीके से थी, लेकिन अब क्या है, एक सरफेस के लिए इस साइड है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक सरफेस के लिए इस साइड है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डिफरेंस है इसमें क्वेश्चन में जो हमें बहुत ध्यान देना है। एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो इस साइड के लिए जो एरिया वेक्टर है वो भी इस डायरेक्शन में आएगा और इस सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर है वो इस साइड आएगा। मतलब इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है, चाहे हम ये साइड देखें या ये साइड। थीटा की वैल्यू दोनों ही साइड के लिए 0 डिग्री होगी, इधर भी थीटा 0 और इधर भी थीटा की वैल्यू 0 डिग्री ही होगी। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है, जैसे वो हमने यहाँ नोट कर लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड x इज़ ग्रेटर देन 0 के लिए हमें गिवन है 200i। यहाँ i यूनिट वेक्टर है, ये i कैप, मतलब ये हमें डायरेक्शन बता रहा है कि पॉजिटिव x एक्सिस है, तो x की वैल्यू 0 से ज़्यादा मतलब इस साइड, तो तब इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। और जब x की वैल्यू लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी नेगेटिव है इस साइड के लिए। अब हमको इसमें ए पार्ट में फाइंड करना है दोनों जो ये फ्लैट सरफेसेस हैं इनके थ्रू फ्लक्स कितना है, तो वो हम फाइंड कर लेंगे, एक बार लेफ्ट साइड के लिए एक बार राइट साइड के लिए। फ्लक्स का फॉर्मूला यही होता है ई एस कॉस थीटा, यहाँ पर हमने ई डेल्टा एस लिख लिया है, तो ई डेल्टा एस कॉस थीटा ये फॉर्मूला है। अब यहाँ वैल्यू रख देते हैं, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है इसलिए अब हम यहाँ पर ये जो आई है इसको नहीं लिखेंगे, सिर्फ 200 लिखेंगे, ठीक है। आई तो हमें डायरेक्शन बता रहा है ना, तो हम यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड रखेंगे, ई की वैल्यू 200 और ये डेल्टा एस एरिया हो गया। और ये सरफेस कैसी है, सर्कुलर, सर्कल का एरिया क्या होता है πr², तो डेल्टा एस की वैल्यू πr² हो गई। अब थीटा की वैल्यू हम बात कर ही चुके हैं कि दोनों सरफेसेस के लिए थीटा 0 है, क्योंकि जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है वही डायरेक्शन एरिया वेक्टर की है, तो थीटा की वैल्यू 0 हो गई। हमने ये सारी वैल्यूज़ रख दी यहाँ पर। रेडियस हमें ये गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो इसको हमने मीटर में कन्वर्ट करके यहाँ पर लिख लिया है। अब ये आ गया सॉल्व करके हमारे पास 200 पाई, 5 का स्क्वायर 25 और ये 10⁻⁻⁴, ठीक है। cos 0 की वैल्यू 1 हो गई। इनको और हमने सॉल्व कर लिया है, तो इस तरह से हमारे पास लेफ़्ट साइड के लिए जो फ्लक्स की वैल्यू आई है वो 0.5 पाई ये आ गई। अभी हम पाई की वैल्यू नहीं रखते हैं, इतना ही रहने देते हैं, तो फाई एल की वैल्यू 0.5 पाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ये आ गई है। राइट साइड के फ्लक्स के लिए भी सेम वैल्यूज़ ही आएंगी, क्योंकि यहाँ तो थीटा की वैल्यू भी चेंज नहीं हो रही है और एरिया जो है वो भी वही है,
तो बिल्कुल सेम जैसे हमने ये ऊपर कैलकुलेशन की ऐसे ही करेंगे हम, और सेम वैल्यू आ जाएगी राइट साइड के फ्लक्स के लिए 0.5 पाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लेफ़्ट साइड का फ्लक्स है वही राइट साइड का भी है, मतलब वैल्यूज़ जो हैं वो दोनों साइड से पास होने वाले फ्लक्स की सेम है, और ये वैल्यू है कितनी 0.5 पाई। अब हम यहाँ पर अगर ये वैल्यू रख देते हैं 3.14, तो ये क्या आ जाएगा, ये 1/2 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो दोनों जो हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू हैं वो ये आ गई हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका, ये तो हमने ए पार्ट किया है, बी पार्ट देख लेते हैं। बच्चों बी पार्ट में हमें ये जो सिलेंडर है इसकी कर्व्ड सरफेस के थ्रू फ्लक्स बताना है। ये जो सरफेस है इसके थ्रू हमको फ्लक्स बताना है। तो यहाँ पर हमको ये पता है कि इस सरफेस के लिए ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इधर के लिए ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यहाँ इस सरफेस को हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये हो गई, लेकिन एरिया वेक्टर जिस भी पॉइंट पर हम देखेंगे उसके परपेंडिकुलर ऐसे आएगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। मतलब हर कंडीशन में इसकी कर्व्ड सरफेस पर जो थीटा की वैल्यू है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, वो कितना आ जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर ही रहेगा। तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगी और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, इसलिए कर्व्ड सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो भी क्या हो जाएगा 0, मतलब उससे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं हो रही हैं, सिर्फ जो सर्कुलर उसकी फ्लैट सरफेसेस हैं उनसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है। तो ये बी पार्ट हो गया। अब सी पार्ट में हमें बताना है सिलेंडर के थ्रू नेट फ्लक्स कितना पास हो रहा है वो। तो सिलेंडर के लिए यहाँ पर हमको नेट फ्लक्स फाइंड करना है, मतलब जो उसकी हमारे पास 3 सरफेसेस हैं उनको हम ऐड कर देंगे। 3 सरफेसेस के लिए फ्लक्स को, ये लेफ़्ट के लिए, ये राइट के लिए, ये कर्व्ड के लिए, ये दोनों वैल्यूज़ तो इक्वल ही हैं। और ये कर्व्ड वाला भी हमने देखा कि कर्व सरफेस के थ्रू 0 फ्लक्स है, तो ये 0 वैल्यू हो गई। इन दोनों को ऐड किया तो ये 0.5 क्या आ गया 1, तो पाई वैल्यू आ गई है। पाई की वैल्यू कितनी 3.14। तो नेट फ्लक्स जो है सिलेंडर के थ्रू वो कितना आ गया 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये सी पार्ट है। अब हम देखते हैं डी पार्ट बच्चों। डी पार्ट में हमें बताना है चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। तो सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है वो फाइंड करना है हमें। चार्ज एनक्लोज्ड, तो वापस हम ये गॉस लॉ लगा लेते हैं और यहाँ से हम ये क्यू एनक्लोज्ड जो है उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। मतलब इस सिलेंडर के अंदर जो चार्ज रखा हुआ है ये फील्ड उसी की वजह से होगी, और चार्ज बिल्कुल सेंटर पे रखा हुआ होगा, इसीलिए इस साइड ये डायरेक्शन हो गई फील्ड की और इस साइड ये, मतलब इट मस्ट बी पॉजिटिव चार्ज एट द सेंटर। तो अब यहाँ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख ली हमने, ये फाई की वैल्यू रख ली है और मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो क्यू एनक्लोज्ड है चार्ज जो सिलेंडर के अंदर रखा हुआ है वो आ गया 2.78 इंटू 10⁻⁻11 कूलम। ठीक है बच्चों, तो आपको ये दोनों ही क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।